नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब चलिए, इससे पहले मैंने लेक्चर लिया था आपके लिए, मैंने बताया था रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट को क्लास 11th और यहाँ तक वो कॉम्पिटिटिव जोन में भी काम करता है। फ़िलहाल हम लोग 11th क्लास के लिए देख रहे हैं। इससे पिछला वाला जो मैं लेक्चर लिया था वो था आपका रिलेटिव वेलोसिटी, जिसमें मैंने छाता और बारिश से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड मैंने सारे कॉन्सेप्ट को वहाँ पर आपका क्लियर किया था। अब अगला जो टॉपिक लेंगे हम लोग, नदी में नाव की गति। तो लिख लेते हैं, नदी में नाव की गति। नदी में नाव की गति, ठीक है दोस्तों। होगा मोशन ऑफ ए बोट इन रिवर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस नाव की जगह हम क्या ले सकते हैं, कोई तैराक भी ले सकते हैं। तो या आप नाव लें या तैराक लें, स्विमर लें, बोट लें या स्विमर का भी कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा नाव, नदी में नाव की गति, मोशन ऑफ ए बोट इन रिवर। अब देखते हैं, इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं नदी में नाव की गति। तो दो केस होते हैं कि या तो जो नाव होगा, या कह सकते हैं कि स्विमर होगा, बोट होगी, या स्विमर तैराक होगा, या क्या कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि नाव या तैराक, दोनों में से कुछ भी आप ले लीजिए। तो दो केस हो सकते हैं नदी में, या तो वो स्विमर या नाव, तैराक या जो नाव है वो नदी को छोटे रास्ते से पार क्या करे, छोटे रास्ते से क्या करे, उसे क्रॉस कर जाए, एक सिरे से उठ के कहाँ चले जाए, दूसरे किनारे तक चला जाए, एक किनारे से चले नदी के दूसरे सिरे की तरफ पहुंच जाए अपोजिट। तो न्यूनतम पथ को अपना के वो चला जाए, यानी नदी के न्यूनतम रास्ते को पार करे। और दूसरा केस हो सकता है कि नदी को पार करने में वो कम से कम यानी न्यूनतम समय में क्या करे, वो नदी को पार करे। तो दो केस होगा, या तो वह इसके न्यूनतम पथ को क्रॉस करेगा, और दूसरा केस होगा न्यूनतम समय में वो पार करेगा। तो चलिए फर्स्ट केस लेते हैं, कि फर्स्ट केस हम लोग लेंगे नाव या तैराक द्वारा, ठीक है दोस्तों, नाव या तैराक द्वारा नदी को न्यूनतम मार्ग, ठीक है, नदी को न्यूनतम मार्ग से पार करना, न्यूनतम मार्ग से पार करना। नाव आप ले सकते हैं इधर, न्यूनतम मार्ग से पार करना। तो पहला ही इसमें पॉइंट आता है, नदी में नाव की गति में फर्स्ट पॉइंट आता है कि नाव या तैराक द्वारा नदी को न्यूनतम मार्ग से पार करना है। यानी जो आप, अब हम लोग इसको देखते हैं, हमने ये माना बेसिकली, अगर हम लोग माने ये क्या है दोस्तों, नदी है, इस तरीके से हम लोग मानेंगे कि यह नदी है। नदी का एक सिरा थोड़ा सा तिरछा बना है, इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं। नदी है, नदी में ये क्या है, पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। जाहिर सी बात है कि नदी है तो उसमें पानी क्या होगा, पानी का बहाव होगा, पानी बह रहा होगा। हम दिखा देते हैं कि ये क्या है, रिवर है, नदी है, जिसमें पानी क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, यानी वाटर का फ्लो हो रहा है, आगे की तरफ मूव कर रही है वाटर। अब इसको दिखा देते हैं कि ये क्या है दोस्तों, नदी है। ये क्या है, यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, ये जो है रिवर है, कहीं लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं, नीचे ही लिखते हैं इसको, या आप इसको दिखाना चाहें तो ऊपर दिखा दें। ये क्या है, नदी है, रिवर है, ठीक है, नदी। अब हम लोग देखेंगे
चूंकि नदी होगी तो नदी की अपनी एक चौड़ाई भी होगी, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई क्या है दोस्तों, डी है, स्मॉल डी। नदी का एक किनारा ये है और दूसरा किनारा क्या होगा यहाँ। तो हम नाव लेंगे या स्विमर लेंगे, तैराक। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर कह रहा है कि नदी में नाव की गति का पहला केस है कि नाव या तैराक द्वारा नदी को न्यूनतम मार्ग से क्या करना दोस्तों, पार करना, यानी कम से कम छोटे मार्ग से क्या करना है, इसको क्रॉस करना। यानी कोई स्विमर होगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई स्विमर होगा। यहाँ पर आप कल्पना करें कि यहाँ पर एक स्विमर है यानी तैराक है, यहाँ पर एक छोटा सा क्या है दोस्तों, तैराक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा हमने मान लिया क्या है दोस्तों, तैराक है। अब दो केस हो सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पर एक स्विमर मान लिया, तो कह रहा है कि न्यूनतम मार्ग। तो न्यूनतम मार्ग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने जब रेखा वाला टॉपिक पढ़ा होगा, जब आप 9th क्लास में जो ज्योमेट्री पढ़ते हो, तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि किसी भी पॉइंट से, जैसे हमने एक लाइन ले लिया, किसी भी पॉइंट से अगर मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो हम इस पॉइंट से क्या करते हैं, ऐसे लाइनों को खींचते हैं, इस तरीके से खींचते हैं। तो जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है, जो कम से कम दूरी होती है इस पॉइंट से, वो कौन सी दूरी होती है, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। यानी इन तीनों लाइनों में सबसे छोटी दूरी कौन है, ये है। यानी इस पॉइंट से इस रेखा की कम से कम दूरी क्या है, ये वर्टिकल वाली लाइन है। बाकी ये दोनों लाइनें क्या होती है, लंबी होती है। तो इस तरीके से कह रहा है न्यूनतम मार्ग। तो न्यूनतम मार्ग का तो कॉन्सेप्ट यही हो सकता है कि न्यूनतम मार्ग के लिए क्या होना पड़ेगा, सीधा। आप ले लीजिए कि स्विमर जो है, यहाँ पर अब हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट क्या है दोस्तों, वो है जहाँ से स्विमर क्या करेगा, तैरना स्टार्ट करेगा। वास्तव में ये ओ से हम दिखा देते हैं ये बी, ठीक है, कि वास्तव में इस तैराक या नाव को कहाँ ले जाना है, ओ से कहाँ ले जाना है, बी पर। यही मिनिमम रास्ता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये जो है नदी क्या हो रही है, आगे की तरफ चल रही है। तो अगर नदी आगे की तरफ चलेगी, अगर ये स्विमर, ये तैराक जो है, अगर ये सीधा चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये तैराक सीधा चलेगा तो नदी क्या करेगी, भी वेग से आगे की तरफ बढ़ेगी, तो इस पर फोर्स लगाएगी तो ये क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा, इस तरीके से झुक जाएगा। तो झुक जाएगा यानी उसको पहुंचना था बी पे, लेकिन ये बी पे ना पहुंच के क्या होगा, बी से कुछ दूरी आगे पहुंचेगा। लेकिन इस स्विमर को पहुंचना है बी पर ही। इस बी पर पहुंचने के लिए ये स्विमर अब क्या करता है, ये करता है कि यहाँ से अब ये तिरछा चलना स्टार्ट करता है, स्विम यानी तैरना ये करेगा। अब कहेगा कि ओ से हम मान लेते हैं कि जो स्विमर है यानी तैराक है, वो क्या कर रहा है, वास्तव में उसको जाना है मिनिमम डिस्टेंस ओबी में। तो ये स्विमर क्या करता है, ओबी से थीटा कोण बनाते हुए वो क्या जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। यानी नदी का बहाव कहाँ है दोस्तों, राइट साइड। लेकिन वो नदी के बहाव का क्या कर रहा है, ओबी से थीटा कोण बनाते हुए क्या कर रहा है, नदी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम दिखा देते हैं कि चूंकि इसकी वेलोसिटी भी होगी तो भी होगा, लेकिन अब दिखाएंगे क्या, स्विमर तैराक है, या आप मैन ही ले ले, एम भी मैन भी एम ले लेते हैं कि ये क्या है, तैराक यानी मैन की स्पीड हो गई। और जाहिर सी बात है कि जो पानी है, नदी का पानी कहाँ फ्लो कर रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। तो इसकी जो स्पीड होगी क्या होगी, भी रिवर। वेक्टर आप लगा सकते हैं, यानी वेक्टर वी एम यानी तैराक यानी स्विमर की स्पीड वी एम हो गई, और वी आर क्या हो गई दोस्तों, ये रिवर की क्या हो गई, स्पीड हो गई। अब ध्यान दीजिएगा कि स्विमर को जाना था बी पॉइंट पे, तो ये क्या किया, वर्टिकल से थीटा कोण बनाते हुए नदी के बहाव के विपरीत दिशा में क्या किया, थीटा एंगल बनाते हुए सीधे चला। और ये वास्तव में कहाँ पहुँचना था इसको, ए पे, लेकिन ये वास्तव में ए पे ना पहुँच के कहाँ पहुँच जाएगा, बी पे पहुँचेगा। क्यों, क्योंकि नदी क्या करेगी, नदी की जो पानी है इस व्यक्ति को
क्या करेगी, फोर्स लगाएगी और फोर्स लगा के इस व्यक्ति को ए से कहाँ पहुंचा देगी, बी पर, और इसको मिनिमम पथ किस पर पहुंचना था, बी पर ही पहुंचना था, यानी ओ से चला उसको बी पर जाना था। इस तरीके से वो वर्टिकल से क्या करता है, थीटा कोण बनाते हुए भीएम वेग से नदी के विपरीत दिशा में चलता है, और इस तरीके से वो उसे चला तो था ओ से ए की तरफ, लेकिन ए से झटका देते हुए, यानी नदी का जो पानी है वो झटका देते हुए ए से कहाँ पहुँचा देगा, बी तक पहुँचा देगा, और इस तरीके से वो मिनिमम पाथ को क्या करेगा, वो पार कर जाएगा। इस तरीके से तैराक वो नदी को क्या करेगा दोस्तों, पार कर जाएगा। बस इस फिगर में ही दम था। अब आगे हम लोग बड़े आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज बन चुका है। अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर तो vm हो गया, नदी की स्पीड v होगी, तो जो परिणामी स्पीड होगी वो क्या होगी, वेक्टर v। हमने मान लिया कि परिणामी स्पीड क्या है दोस्तों, वेक्टर v है, यानी o से b तक के जाने में जो परिणामी स्पीड है वो क्या है, v है। और कह रहा है कि नदी को पार करने में न्यूनतम मार्ग से जाना है, तो न्यूनतम मार्ग कौन सा है दोस्तों, OB है। इस तरीके से हमको कौन सा वेलोसिटी चाहिए, v वाली वेलोसिटी चाहिए। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं इसको। अब देख लेते हैं कि कितने एंगल पर इसको यहाँ से जाना होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज OAB में, तो अगर आप त्रिभुज OAB की बात करें तो साइन थीटा लीजिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब यानी VR बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है दोस्तों, कर्ण। कर्ण क्या होगा, VM। जाहिर सी बात है, मैन की स्पीड दी होगी, VR की भी स्पीड दी होगी, नदी की स्पीड दी होगी, और इस व्यक्ति के चलने की स्पीड दी होगी, तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, V निकाल सकते हैं। यानी O से B के जो न्यूनतम मार्ग को क्रॉस करेगा तो उसकी स्पीड को भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स VR बाई क्या हो जाएगा, VM। इस तरीके से पहला कॉन्सेप्ट हम लोग निकाल चुके हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अतः तैराक को नदी को न्यूनतम मार्ग से पार करने के लिए उसे OB से साइन इनवर्स VR बाई VM एंगल पर कहाँ जाना पड़ेगा, OA के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर OA के डायरेक्शन में जाएगा तो ये नदी से पानी झटका देते हुए कहाँ पहुँचा देगी, A से B की तरफ पहुँचा देगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला पॉइंट निकाल लिया कि कितने एंगल पर इस व्यक्ति को लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स VR बाई क्या होना चाहिए दोस्तों, VM होना चाहिए। अब चलिए निकालते हैं परिणामी, यानी इस नदी को पार करने में जल प्रवाह का परिणामी वेग। चलिए यहाँ से भी फर्स्ट तो हो गया, सेकंड देखते हैं। तैराक तथा नदी के जल प्रवाह का परिणामी वेग। चलिए परिणामी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। आप तैराक की जगह नाव भी ले सकते हैं। तो तैराक और तथा नदी के जल प्रवाह का परिणामी वेग क्या होगा दोस्तों, v होगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम रास्ता ये है और इसी पे हमें जाना है, इसी को क्रॉस करना, O से B तक पहुंचना है। इसलिए वो थीटा एंगल से कहाँ गया, OA पर गया। पानी ने झटका दिया, A से कहाँ पहुंच गया, B पे। तो इस तरीके से OB का जो OB वाली पॉइंट है, यानी O से B तक जाने वाला जो वेलोसिटी है वेक्टर भी, यही क्या कहलाएगा, तैराक तथा नदी के जल प्रवाह का क्या कहलाएगा, परिणामी वेग कहलाएगा। इसलिए आपको पता है कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, VM का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, VR स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। और हमको क्या चाहिए दोस्तों, V स्क्वायर चाहिए। तो V स्क्वायर बराबर क्या हो गया, VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। इसलिए V इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट में VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। इस तरीके से दूसरी भी हम लोग परिणामी वेग भी निकाल चुके हैं। तो 2 पॉइंट निकल चुके हैं। हमने एंगल निकालना आपको सिखा दिया, फिर परिणामी वेग निकालना सिखा दिया।
देख सकते हैं। परिणामी वेग भी बस फिगर बन गया तो बड़े आसानी से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, अब अगला टॉपिक, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि पार करने में, नदी को पार करने में लगा समय, यानी नाव या तैराक द्वारा नदी को पार करने में लगा समय। चलिए लिखेंगे, नाव या तैराक द्वारा नदी पार करने में लगा समय को लिख लीजिए आप, नदी को पार करने में लगा समय। और जैसा कि आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे 4। और इस बात को ध्यान रखिएगा, मोशन में जो आप v = u + 80s बराबर ut + ½ at² v² u² + 2as जितने भी गति के इक्वेशन का यूज करते हैं वहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, तो वो इक्वेशन लगता है। लेकिन जहाँ पर एक समान चाल से कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है वहाँ पर सिर्फ वहाँ एक्सेलरेशन नहीं होता है, वहाँ पर त्वरण क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हम लोग समय बराबर दूरी बटा चाल वाला टॉपिक कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्वरण क्या होता है, 0 होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब हम नदी को पार करने में क्या है, लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। और जिस डायरेक्शन में हमको क्या चाहिए दोस्तों, जिस डायरेक्शन में हमें जाना है उसी डायरेक्शन का वेग लेंगे, समय लेंगे, सब कुछ उसी डायरेक्शन में लेंगे। ये बताइए पार किस पथ पर करना था, न्यूनतम मार्ग पे। तो कौन सा मार्ग न्यूनतम है, OB। तो OB के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है दोस्तों, v है। वही टाइम क्या लेंगे, t है। तो चलिए समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी होगी, d। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d। और स्पीड क्या होगा दोस्तों, v। और जैसा कि आपको पता है कि v की वैल्यू क्या है, √ में vm का स्क्वायर माइनस vr का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग तीसरा इक्वेशन भी निकाल चुके हैं। तो नाव या तैराक द्वारा नदी को न्यूनतम मार्ग से पार करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्या होता है, क्लियर होता है। तो फर्स्ट केस, नाव में, नदी में नाव की गति का पहला टॉपिक, नाव या तैराक द्वारा नदी को न्यूनतम मार्ग से पार करना, पहला टॉपिक क्लियर हुआ। आप इस वीडियो को जब समझ में ना आए तो बार बार देखें, तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग लेके चलते हैं सेकंड टॉपिक, नदी को न्यूनतम समय में पार करना। अब ये तो था कि नदी को न्यूनतम मार्ग से पार करना, कम से कम डिस्टेंस को लेते हुए पार करना। लेकिन अब जो होगा कि नदी को न्यूनतम समय में, यानी कम से कम समय में पार करना। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, अब आगे हम लोग देखते हैं। सेकंड लिखेंगे, नदी को, लिख लीजिए, तैराक द्वारा या नाव द्वारा, तैराक या नाव द्वारा नदी को न्यूनतम समय में पार करना, पार करना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब इस केस में न्यूनतम समय है, वहाँ पर न्यूनतम क्या था, न्यूनतम डिस्टेंस था, यानी न्यूनतम पथ था, न्यूनतम मार्ग था। लेकिन इस केस में कह रहा है कि तैराक या नाव द्वारा नदी को न्यूनतम समय में, कम से कम समय में पार करना। तो ये बताइए दोस्तों, हमने सबसे पहले फिगर बनाया, फिगर को आप ड्रॉ करें, फिगर समझ में आ गया तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये क्या होगी, नदी है, नदी में ये पानी दिखाया जा रहा है, ठीक है। हमने मान लिया नदी की जो चौड़ाई है वो क्या है दोस्तों, d है। नदी की चौड़ाई क्या है, d है, स्मॉल d है। अब जैसा कि अभी पिछले टॉपिक में ही मैंने बताया था, न्यूनतम समय बोला है। तो ये बताइए न्यूनतम समय कब लगेगा, जब हम न्यूनतम पथ पे चलेंगे, यानी जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसको क्रॉस करेंगे, तभी क्या लगेगा, टाइमिंग क्या होगी, कम लगेगी। अगर लंबे दूरी पे जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। जो छोटा पथ होगा उस पर टाइमिंग क्या होगी,
कम लगेगी। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है, अगर यहाँ से तैराक तैरना चलता है, स्टार्ट करता है, तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ होती है, वर्टिकल होती है। ओ से आप इसको नाम दे दें ओ पॉइंट, यहाँ पर तैराक चलेगा तो ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, ओ बी हो गया। अब इसको ए ले लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी कुछ भी ले सकते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ओ से ए तक है मिनिमम डिस्टेंस। लेकिन जब मिनिमम डिस्टेंस ओ से ए तक है तो व्यक्ति को कहाँ से जाना चाहिए, ओ से ए की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम डिस्टेंस है। तो जब ये व्यक्ति ओ से ए की तरफ आगे मूव करेगा, ऐसे वर्टिकली मूव करेगा, तो पानी क्या करेगा, इसको झटका देगा, और झटका देगा तो ये क्या होगा, वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगा। यानी ये चलेगा तो जरूर ओ ए डायरेक्शन में, लेकिन ए पे न पहुंच के कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों, सीधे ऐसे तिरछा होते हुए ये पहुंचेगा बी पॉइंट पे। और इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। यानी यह न्यूनतम पथ पे तो चलेगा, लेकिन थीटा कोण बनाते हुए क्या करेगा, बी ओ बी के डायरेक्शन में क्या होगा, चला जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमने माना कि जो ये नदी है, इस नदी की स्पीड जो है वेक्टर वी आर है, वी रिवर है, और नदी की स्पीड हमने क्या मान लिया दोस्तों, वी आर है। और इस डायरेक्शन में वास्तव में यह व्यक्ति कहाँ तैर रहा था, ओ से ए की तरफ चल रहा था, जो कि उसकी स्पीड क्या थी, वी एम, मैन। यानी मैन की स्पीड क्या थी, वी एम थी। ओ से ए तक जाने में उसकी स्पीड क्या थी, वी एम थी। लेकिन जब ये चला सीधा तो ये पानी क्या करेगा, इसको क्या करेगा दोस्तों, टक्कर मारेगा। और टक्कर मारेगा तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड, इस व्यक्ति की स्पीड, और ये यहाँ पर जल यानी जो नदी है उसकी स्पीड, दो स्पीड आपस में मिली। और मैंने कल ही वाले टॉपिक में बताया था कि जहाँ भी दो स्पीड आ जाती है, इसका मतलब कि वहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेटिव वेलोसिटी का क्या आ जाता है, कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो उस केस में ये दोनों वेलोसिटी ना होकर तीसरी कुछ दूसरी परिणामी यानी तीसरा वेलोसिटी क्रिएट होगा। यानी इन दोनों की क्या निकलेगी, परिणामी निकलेगी। और उसी परिणामी वेग से क्या करेगा, यह व्यक्ति ऐसे करते हुए वर्टिकल से थीटा कोण बनाते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, भी पे पहुँच जाएगा, बी पे पहुँच जाएगा। तो हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी क्या है, भी है, यानी परिणामी क्या है, भी है। तो अब देख लेते हैं, अगर यहाँ से हमें एंगल निकालना हो, चलेगा ओ ए डायरेक्शन में, लेकिन कितने एंगल पे झुक जाएगा दोस्तों, थीटा एंगल पे। तो चलिए ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में। अब ले लीजिए टैन थीटा, क्योंकि इस केस में नदी और आदमी की वेग हमें पता होगा, तो टैन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। यानी लंब का मतलब परपेंडिकुलर और आधार का मतलब बेस। तो वी आर बाई क्या होगा, बेस कितना होगा, वी एम आधार। इसलिए थीटा इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, टैन इनवर्स वी आर बाई क्या हो जाएगा, वी एम होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला पॉइंट क्लियर किया, एंगल निकालना। एंगल निकल गया। अगर आपको एंगल निकालना हो, ये न्यूनतम समय में पार करने के लिए न्यूनतम पथ यानी ओ ए पे चलेगा, लेकिन ये ए पे न पहुँचे कहाँ जाएगा, बी पे जाएगा। उस केस में वो क्या करता है, वर्टिकल से थीटा एंगल पर झुक जाता है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टैन इनवर्स वी आर बाई क्या हो जाएगा, वी एम हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट यानी दूसरा पार्ट देख सकते हैं। अगर यहाँ पर फर्स्ट दे दे एंगल निकालना, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में निकालना आपको सिखाता हूँ, सारा त्रिभुज से ही निकलेगा। सेकंड अगर हम लोग निकालें तो नाव तथा नदी के जल प्रवाह का परिणामी वेग, क्योंकि यहाँ पर नदी है, ये नदी की स्पीड वी आर है, और ये क्या है, वर्टिकली इस मैन की स्पीड यानी स्विमर यानी जो तैराक है उसकी स्पीड है, या नाव की भी स्पीड बोल सकते हैं, वी एम है। आपने माना है, कल्पना किया है, आप तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो इन दोनों की परिणामी क्या निकल के आ रही है, भी निकल के आ रही है। चूँकि आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिख रहा है, ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। तो वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, वी एम स्क्वायर प्लस क्या होगा, वी आर स्क्वायर। तो इसलिए v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर।
तो इस तरीके से दोस्तों आप परिणामी वेग भी निकाल सकते हैं। नाव तथा नदी के जल प्रवाह का परिणामी वेग का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चीज़ें आप धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअली एक बार दो बार आप चीज़ों को देखें, समझे, फिर बुक पढ़ें। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पढ़ा दिया सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। आप चीज़ों को समझिए, यहाँ से पढ़िए, फिर थोड़ा बुक को पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बार बार पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार चीज़ों को पढ़िए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप बड़े आसानी से चीज़ों को समझ लेंगे। क्योंकि कोई भी अगर आप पहली बार जब पढ़ते हैं तो आपको जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन आप उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। थोड़ा प्रैक्टिकली भी आप सोचा करें इन चीज़ों को। चलिए देखते हैं थर्ड टॉपिक, देखते हैं तीसरा, देखते हैं तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। नदी को पार करने में लगा समय। नदी को पार करने में लगा समय। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको नदी पार करना है कितने में? न्यूनतम समय में पार करना है। तो न्यूनतम समय में तभी लगेगा जब ये न्यूनतम डिस्टेंस हो। तो ये बताइए ओ से ए तक किस स्पीड से चल रहा है? वीएम स्पीड से चल रहा है। और चूंकि हमें न्यूनतम समय में पार करना है, यानी ओ ए के डायरेक्शन में चलेगा, तो हम कौन सी स्पीड लेंगे? वीएम स्पीड लेंगे। इसलिए समय बराबर क्या होगी? दूरी। दूरी कितनी होगी? डी। और चाल कितनी होगी? स्पीड कितनी होगी? वीएम, यानी मैन की स्पीड ली जाएगी। तो इस तरीके से आपका तीसरा पॉइंट भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। समय बराबर क्या हो गया? दूरी बटे चाल। यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ से ये मुड़ के कहाँ चला गया? ओ बी डायरेक्शन में चला गया, तो हमको ये चाहिए। अगर आपको ये वाला भी डायरेक्शन का समय चाहिए तो बस आप निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होगी? दूरी बटे क्या होगा? चाल। तो आप चाल ले लीजिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं उसी डायरेक्शन की स्पीड और डिस्टेंस। अरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि समय बराबर दूरी बटे वीएम है। तो आप कि ओ से ए तो जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये पहुंचा कहाँ है? बी में। अगर आप टाइमिंग निकालना चाहते हैं भी रख के, तो अगर भी रखेंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में हम समय निकालेंगे उसी डायरेक्शन का डिस्टेंस और वेलोसिटी भी लेंगे। अगर ओ से बी डायरेक्शन में अगर हम लोग टाइमिंग निकालना चाहते हैं तो हमें ओ से बी का क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, यानी दूरी चाहिए, और उस डायरेक्शन की स्पीड भी चाहिए। लेकिन हमको वीएम पता है, डी पता है, इसलिए समय बराबर दूरी बटे क्या हो गया? चाल, यानी डी बाई वीएम हो गया। और चूंकि न्यूनतम समय में पार कर रहा है इसलिए न्यूनतम दूरी चाहिए। न्यूनतम दूरी क्या है? ये ओ ए है, और इसी डायरेक्शन में क्या है? इसकी स्पीड वीएम है, और टाइमिंग भी, और दूरी भी क्या है? डी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस तरीके से तीसरा टॉपिक क्या हो गया दोस्तों? क्लियर हो गया। चलिए चौथा देख लेते हैं और लास्ट देख लेते हैं, फोर्थ। अब देखिए, इस बारिश, ये जो नदी के पानी की वजह से क्या हो रहा है? वास्तव में ओ से ए चला, लेकिन ए से न जाके कहाँ शिफ्ट हो गया है? बी तक। तो हमने मान लिया कि ये कितनी दूरी तय किया? एक्स दूरी डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी ए से बी तक जाने में कितनी दूरी तय किया? एक्स दूरी तय किया। तो आप कह सकते हैं कि नाव या तैराक द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, अगर हम क्षैतिज डिस्टेंस निकालें तो क्षैतिज दूरी बराबर क्या होगा? क्षैतिज वेग। क्षैतिज वेग क्या है दोस्तों? वी आर। अभी मैंने बताया जिस डायरेक्शन में गति होती है उसी डायरेक्शन का सब कुछ लेते हैं। तो एक्स क्षैतिज है, इसलिए वेलोसिटी भी कौन सा लेंगे? वी आर लेंगे, यानी वी आर इनटू टाइमिंग टी। समय बराबर दूरी बटे दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ध्यान रखिएगा, ओ से ए तक जाने में जितना टाइम लगेगा वहीं ए से बी तक भी जाने में टाइम लगेगा, वहीं ओ से बी तक भी जाने में टाइमिंग लगेगा, यानी तीनों टाइमिंग आपस में क्या होंगी? इक्वल्स होंगी। तो x इक्वल्स टू वी आर इंटू क्या होगा? टी। तो वी आर हो गया, और टाइमिंग टी की वैल्यू कितनी थी दोस्तों? हम लोग निकाले थे डी बाई वी एम। तो इस तरीके से x बराबर क्या हो गया? डी इंटू वी आर बाई क्या हो गया? वी एम हो गया। तो हम लोगों ने ये चौथा पॉइंट भी क्लियर कर लिया।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्षैतिज दूरी भी निकाल चुके हैं। तो 3-4 पॉइंट मैंने निकालना सिखाया, एंगल निकालना सिखाया, फिर आपको वहाँ पर परिणामी स्पीड निकालना सिखाया, यानी तैराक और नाव तथा नदी के बीच की जो परिणामी वेग है वो निकालना सिखाया, फिर टाइमिंग निकालना सिखाया, और ए से बी तक एक्स दूरी शिफ्ट हुआ तो उस शिफ्टिंग को भी मैंने बताया। अगर आपको इस वीडियो को आप कई बार देखें, 1 बार 2 बार 3 बार देखें, तब चीज़ें क्लियर होती है। थोड़ा सा टफ होता है, कन्फ्यूजन आती है, लेकिन 1-2 बार देखने पे उसके बाद आप बुक को पढ़ें, तब आपकी पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। फिर भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें, कमेंट करेंगे तो वहाँ से मैं कमेंट पढ़ के आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।